हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ये जो आज आपका टॉपिक है बिहार बोर्ड क्लास 9th का बुक है ज्योग्राफी और चौथा अध्याय है ये आपका जलवायु। इसको आपको समझना है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो फिर इसका नोट्स या प्रश्न उत्तर जो भी होगा आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा। एक छोटी सी बात यह है, कुछ कमेंट्स ऐसा होता है कि पूरा बुक पढ़कर कोई भी एग्ज़ाम नहीं देता है, कोई सजेशन होना चाहिए। तो कोई भी इस प्रकार का सजेशन नहीं है जो कि आप सिलेक्टेड प्रश्न पढ़ेंगे। जो पढ़ने वाले हैं उसको डिटेल में ही पढ़ना होगा। एक बार अगर आप डिटेल समझ लेते हैं तो आपसे कहीं से भी प्रश्न किया जाएगा, आप बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। आप भारत के उत्तरी सीमा को समझ रहे हैं, दक्षिणी सीमा को समझ रहे हैं, पूर्वी क्या है, पश्चिमी क्या है, तो उसके बीच से अगर आपसे पूछ दिया जाए कौन सा राज्य कहाँ अवस्थित है तो आप आराम से उत्तर दे देंगे। यही है ज्योग्राफी वगैरह कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि आप स्किप करके सजेशन के अनुसार पढ़ सकते हैं। ये मैंने स्टेट से जुड़ी बात करी। दूसरी बात यह है कि मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी स्टेट के एग्ज़ाम को लेकर, क्या होना है नहीं होना है। एक और ये महत्वपूर्ण बात है कि ये सिर्फ स्टेट के लिए ही नहीं है। आपको ज्योग्राफी जो भारतीय दशा, भारत की स्थिति कहाँ है, भारत का विस्तार कहाँ तक है, भारत की जलवायु किस तरह की है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने कोई डिग्री प्राप्त की है, आपने MA BA कर रखा है, तो आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर की बालकनी कहाँ है, उस घर का लेट बाथ कहाँ है, किचन किस दिशा में है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार हमें पर्यावरण को समझने के लिए हमें जलवायु समझना आवश्यक है। जिस तरह से हम लोग एक एक करके सबसे पहले हमने भारत की स्थिति को समझा कि भारत पूरी पृथ्वी पर कहाँ है, पृथ्वी कहाँ से निकली। अगर आप लोगों में से जो पुराने हैं वो समझ रहे हैं मैंने ज्योग्राफी को किस जीरो से स्टार्ट किया है और डिटेल में बताते हुए आगे बढ़ रही हूँ। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और प्ले लिस्ट में एक बार चेक करिए, आपको पूरा आपका कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। हमने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति को समझा, उसके बाद पृथ्वी पर भारत की स्थिति को समझा कि पृथ्वी पर भारत कहाँ है, और भारत की स्थिति को समझने के बाद फिर हमने भारत के विस्तार को समझा कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे राज्य में प्रवेश करेंगे, कहाँ कौन सा राज्य और किस राज्य की स्थिति क्या है। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने इसके पहले जो भी पढ़ा वो प्राकृतिक जो बदलाव था या प्राकृतिक जो ढांचा था भारत के ज़मीन का। हालांकि पूरे पृथ्वी की भू आकृति अलग अलग है, लेकिन भारत की बात हो रही है। उसको हमने समझा किस प्रकार नदियाँ कहाँ से कहाँ मिलती है, कहाँ गिरती है, किस प्रकार झीलों का निर्माण होता है, कैसे किसे पहाड़ किसे पर्वत कहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में समझा। आज जो हम समझ रहे हैं जलवायु, तो पर्यावरण को समझने के लिए जलवायु समझना आवश्यक है। जलवायु क्या है, तो आप जिस तरह जान रहे हैं कि ज़मीन से ऊपर, जब पृथ्वी से ऊपर उठते हैं, जैसे ही पृथ्वी से ऊपर उठना शुरू होता है और हमारे वायुमंडल का विस्तार होना शुरू हो जाता है। तो आपने ये कई बार पढ़ा है, जिस तरह क्षौम मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य मंडल है, बहिर्मंडल है। इसी के अंतर्गत जो ये वायुमंडल है और सारी घटनाएं जो है बारिश का, हवा का, तूफान का, ये सारी घटनाएं आपके क्षौम मंडल में होती है। इसी वायुमंडल को एक लंबे अवधि तक अध्ययन किया जाता है। किसके लिए, किसको ये तय करने के लिए, तो जलवायु को फिक्स करने के लिए। कई कन्फ्यूजन ये होता है कि जलवायु और मौसम में परिवर्तन नहीं है। कई लोग कहते हैं या मौसम और जलवायु जो है वो सेम होता है, लेकिन मौसम जो है इसमें एकदम बिल्कुल, इसको 1 मिनट में समझकर क्लियर हम लोग कर लेंगे कि ये जो मौसम है, मौसम बदलते रहते हैं, जबकि जलवायु जो है बिल्कुल फिक्स रहता है। बिल्कुल नहीं, इसमें भी चेंजिंग होती है, लेकिन मौसम के बारे में जहाँ तक कहा गया है, मौसम के बारे में आप लोग जानते हैं, या मौसम पे आधारित कई गाना है। आपने सुना है कि मौसम आते जाते रहेंगे, तो इसका मतलब है मौसम बदलते रहता है। मौसम के तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, इसका मतलब यह है कि मौसम बदलता है, मौसम स्थिर नहीं रहता है। जबकि जलवायु स्थायी है, स्थिर है, और 30 साल, लगभग 30 साल या 30 साल से अधिक अध्ययन से, यानी कि वायुमंडल की विशेषताओं को 30 साल तक गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। किसी भी क्षेत्र के, किसी भी प्रांत के, किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश का जो जलवायु फिक्स होता है कि यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है। भारत की जलवायु के बारे में कहा जाता है कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। तो ये भी आगे चल के आपको पता चलेगा कि मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु को क्यों कहा गया। तो किसी भी जगह की जलवायु को तय करने के लिए 30 साल तक लगातार उसके वायुमंडलीय विशेषताओं
पर अध्ययन किया जाता है और उसी 30 वर्ष के अध्ययन जो होता है, यानी उसकी जो समयावधि होती है, समय की जो अवधि होती है, उसका और वायुमंडल विशेषताओं का कुल योग का जो औसत होता है उसे ही हम लोग जलवायु कहते हैं। जलवायु स्थायी होता है, जबकि मौसम बदलते रहते हैं। जिस तरह आप जानते हैं साल में 3-4 मौसम, जैसे कि आपका ग्रीष्म ऋतु हो गया, जाड़े का ऋतु हो गया, वसंत ऋतु हो गया, तो ये तो ऋतु के नाम से आपने इसको समझा। लेकिन मौसम वो चीज़ है कि आपको एक दिन में मौसम में 4 से 5 परिवर्तन नज़र आएंगे। आप सुबह उठेंगे तो आप अभी का जिस तरह से क्लाइमेट है, अभी जिस तरह से मौसम है, कल क्लाइमेट की मैं बात कर रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, मौसम की मैं बात कर रही हूँ। अभी जिस तरह से मौसम है, आप सुबह उठिएगा, इतना सुंदर आपको हवा देखने को मिलेगी। आप अगर बाहर जाइएगा और सुबह देखते देखते फिर क्या होता है कि अचानक से तेज़ धूप निकलने लगता है। ये है आपके मौसम के परिवर्तन का दूसरा रूप। फिर से क्या होगा, कड़कड़ी धूप है, दोपहर है, उसके बाद अचानक से बादल छा जाता है, धूप खत्म हो जाता है। ये है मौसम का परिवर्तन। फिर अचानक से बारिश होने लगती है, मौसम का परिवर्तन। तो एक दिन में मौसम कई बार बदलते हैं, लेकिन जलवायु जो है लंबे अवधि तक टिका रहता है एक ही जैसा, और 30 साल तक एक ही जगह के जलवायु को। अब देखिए, ये जो जाड़े का ऋतु तय किया गया है कि दिसंबर से फरवरी तक जैसे जाड़े का मौसम होता है, तो ये तय किया गया है कि अब दिसंबर आना शुरू हुआ, अब जाड़े की ऋतु शुरू हो गई है। तो इस तरह इसको तय किया जाता है कि ये कब तक टिकता है। जब आप ज्योग्राफी में 7-8 में भी आपने पढ़ा है, और इससे मुझे याद आया कि कमेंट से भी था कि 7-6-7-8 की ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कराने की बात कही जा रही है। तो मुझे एक बार कमेंट कर बताइएगा, बुक से कंप्लीट कराना है या बोर्ड से, क्योंकि बोर्ड पर मैंने बहुत आगे तक करा दिया है, तो एक बार इसको क्लियर कर दीजिएगा। तो समझ गए हम लोग कि क्या है मौसम और क्या है जलवायु। अब यहाँ पर हम समझेंगे ये जो भारत है, जिस तरह के आप जानते हैं, इस पूरे बोर्ड को आप इसके मध्य भाग में यहाँ पर जो है, सबसे पहले हम भारत को ये बीचों बीच काटते हैं। बीचों बीच जब काटते हैं भारत को, तो ये जो भारत के बीचों बीच का रेखा है, ये रेखा आपका कर्क रेखा होता है। भारत को बीचों बीच कर्क रेखा काटती है, और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर में है, और उसके 23.5 डिग्री नीचे, यानी कि अब तो ये बीचों बीच हो गया आपका कर्क रेखा। और यहाँ जो आपका विषुवत रेखा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये विषुवत रेखा जो 0 डिग्री पर है। तो यहाँ से आपको क्या समझना है इस अध्याय के अनुसार, कि भारत का अधिकांश दक्षिणी भाग जो है कर्क रेखा के दक्षिण दिशा में है। अधिकांश इस अध्याय में जिस तरह आपके भारत के बारे में दिया गया है, दक्षिण रेखा में। अब आपने ये समझ लिया है कि तटीय सीमा क्या होता है, स्थलीय सीमा क्या होता है। अब यहाँ पर आपका जिस तरह जानते हैं कलकत्ता है, यहाँ पर आपका चेन्नई है, यहाँ आपका मुंबई है, गोवा है, तो ये सब क्या है, ये सब तटीय प्रदेश है, आपका तटीय राज्य है भारत का। ये सब तटीय राज्य, ये जान रहे हैं। लेकिन अगर बीच में यहाँ पर कोई राजस्थान है, यहाँ पर आपका दिल्ली है, यहाँ आपका पटना है, तो ये सब जो है आपका स्थलीय राज्य है। इसको आपने समझा, ये स्थलीय राज्य, ये तटीय राज्य। अब हम आगे समझेंगे। एक प्रश्न यहाँ से निकलता है कि क्या जलवायु सदैव स्थायी होती है, यानी कि जलवायु में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ऐसा नहीं है। जलवायु लगभग अस्थायी होती है, क्योंकि 30 साल के अध्ययन के बाद जलवायु के बारे में ये पता किया गया है। तो जलवायु लगभग अस्थायी होती है। मौसम एक दिन में कई बार बदलते हैं, और मौसम में जो परिवर्तन होता है, मौसम और जलवायु में जो परिवर्तन होता है, तो इसका जो कारण है, मौसम या जलवायु जो भी हो, इसका कारण है आपका इंसोलेशन। इंसोलेशन हो गया आपका सूर्याताप, इंसोलेशन। अब सूर्य की ताप से ही आपके जलवायु या मौसम में परिवर्तन होता है, चाहे वो पवन में परिवर्तन हो, चाहे वायु दाब में परिवर्तन हो, चाहे वर्षा हो, कुछ भी कारण हो, इसका एक ही कारण है आपका इंसोलेशन। ये क्या है? तो मान लीजिए धूप, सूर्याताप जो है ये कड़ी रोशनी है और हवा चल रही है। आपने ये महसूस किया होगा, जब बहुत अधिक गर्मी होती है और पंखा चलता है तो उसकी हवा भी आपको गर्म लगती है। आप सड़क पे चल रहे हैं, बिल्कुल तेज़ हवा चल रही है, लेकिन वो हवा भी आपके बदन को चुभाती है, यानी कि उस हवा में भी गर्मी होती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है सूर्याताप। सूर्य के ताप के कारण ही किसी भी जगह के जलवायु की आर्द्रता, मौसम परिवर्तन, ये सभी कारण सूर्य के कारण ही होता है। और आपको पता है कि वन के कारण वर्षा होती है, वन बारिश को अपने तरफ आकर्षित करती है, और सूर्य का ताप जैसे बादल से ढक दिया जाता है, तो फिर आप देखते हैं कितना अच्छा मौसम होने लगता है। तो फिर सूर्य ताप के कारण ही हर जगह की जलवायु में परिवर्तन होता है। साल में
कुछ महीने स्थिर, साल में कुछ महीने स्थिर मौसम की अवस्था या जलवायु की अवस्था को, साल में कुछ महीने स्थिर जो वायुमंडलीय अवस्था होती है उसके अनुसार हम लोग जो है ऋतु को तय करते हैं। कि जैसे दिसंबर से फरवरी तक आपका ठंड रहता है, तो ये वायुमंडलीय अवस्था जो है दिसंबर से फरवरी तक कंटिन्यू एक अवस्था में रहता है, तो हम लोगों ने उसे जाड़े का ऋतु नाम दिया। फिर फरवरी से आपका मार्च तक या अप्रैल तक, आधा अप्रैल तक जो है आपका वायुमंडलीय अवस्था एक जैसा रहता है, तो हम लोग मार्च से लेकर के आधे फरवरी तक को या फरवरी तक को हम लोग कह देते हैं वसंत ऋतु। फिर मई से लेकर के जून तक आपका, मई जून जुलाई तक आपका एक अलग अवस्था रहता है, तो हम लोग उसे कह देते हैं ग्रीष्म ऋतु। फिर आपका इस तरह से करते करते जुलाई के बाद जिस तरह सावन भादव आता है, तो वायुमंडलीय अवस्था कुछ समय तक स्थिर रहने के कारण ही ऋतुओं का नाम पड़ा है और ऋतु स्थिर रहता है। अब हम लोग समझेंगे कि ये जो मानसून है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के मौसमी शब्द से हुई है, और ये अरबी यात्री ने इस शब्दों का यानी कि मौसमी शब्दों का प्रयोग किया था जब वो समुद्र की यात्रा करते थे। तो समुद्र में जब हवाएं चलती थी तो उनके अनुसार वो कहते थे कि इस प्रकार से ये हवाएं हैं, वो हवाएं हैं, और अरबी यात्री के कारण, अरबी यात्री या फिर आप इनको अरबी नाविक कहते हैं, अरबी नाविक के कारण ये मौसमी शब्द आया सामने में। और मौसमी जो है ये अरबी शब्द है और इसका मतलब हो गया आपका मानसून। अब क्या है, जब गर्मी का सीजन आता है, तो गर्मी का जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो पवनें दो तरह से ही चलती है। आप अपने बुक में देखिएगा, आपको कहा जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून। या तो आपको ऐसे पढ़ना है या तो आपको ऐसे पढ़ना है। ये आपको बस दो चीज़ यहाँ पर समझना है। ये आपका उत्तर पूर्व हो गया और यहाँ से आपका दक्षिण पश्चिम हो गया। अब क्या है कि इधर आप जान रहे हैं बंगाल की खाड़ी, हिंद सागर, इधर आपका अरब सागर। तो जब गर्मी में क्या होता है, हवाएं बस दो ही तरह से चलती है, या तो समुद्र से थल की तरफ या फिर थल से जल की तरफ। ये आपको याद रखना है, जल से थल की तरफ हवाएं चलती है या फिर थल से जल की तरफ हवाएं चलती है। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना। अब क्या है, गर्मी में जैसे कि जल से थल की तरफ हवा चलती है, तो आप समझ सकते हैं ये समुद्र का जल है और जल से हवाएं समुद्र की विशेषताओं को लेकर थल की तरफ आती है गर्मियों में। तो कभी कभी हमें अच्छा मौसम प्रतीत होता है, अच्छा लगता है। अगर यही स्थिति शीत ऋतु में हो, अगर ठंडे के मौसम में जल से थल की ओर हवा बहे, तो आप समझिए स्थिति क्या होगी, कितनी भयावह होगी। लोग ठंड से मर जाएंगे। लेकिन शीत की ऋतु में क्या होता है, थल से जल की तरफ हवा चलती है। कहा जाता है कि भारत पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जहां विभिन्न तरह की जलवायु पाई जाती है। भारत में ही, क्योंकि भारत प्रायद्वीप जो है एक विशिष्ट क्षेत्र में आकर बसा हुआ है या फिर विशिष्ट क्षेत्र में पाया जाता है भारत का ये भारतीय प्रायद्वीप। इसीलिए कहा जाता है कि पूरे विश्व का जो है सभी जलवायु आपको भारत में मिलेगा। अब हमें क्या समझना है कि यहाँ आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर आपका एशिया है, एशिया के दक्षिणी हिस्से में आपका भारत आ जाता है, ये है आपका एशिया। अब आपको ये पता है, यहाँ जब हमारा विषुवत वृत्त है तो ऊपर जब हम जाते हैं तो ये तो हमारा जैसे उपोष्ण कटिबंध आता है, फिर शीत कटिबंध आता है, उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध, यानी कि जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं जाती है। तो हमें क्या समझना है कि आखिर जम्मू कश्मीर में हमने पिछले भी कई अध्यायों में ये समझा है कि जिस समय जम्मू कश्मीर में लोग ठंड से कांपते रहते हैं और यहाँ केरल में किसान खेती करते हैं बिल्कुल लुंगी और बनियान में, तो इसका भी कारण मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि यहाँ जो है सूर्य की किरणें, क्योंकि दक्षिणी भाग जो है विषुवत रेखा के बिल्कुल करीब है, तो ये जो सूर्य की किरणें यहाँ तेज़ी से पड़ती है, तो यहाँ पर जो है हर स्थिति में सूर्य की किरणें हमेशा यहाँ तेज पड़ती है, सीधी किरणें पड़ती है। तो यहाँ पर ठंड ऋतु नहीं होती, जाड़े का ऋतु यहाँ पता नहीं चलता है। लेकिन ये हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है और यहाँ जम्मू कश्मीर का जो पॉइंट है, आप जानते हैं ये जो भारत का
उत्तरी और दक्षिणी सीमा का विस्तार जिस प्रकार 30 डिग्री है और पश्चिमी और पूर्वी सीमा का विस्तार भी 30 डिग्री है। यानी कि आप समझ सकते हैं भारत का पूरा क्षेत्रफल आपने पिछले क्लास में पढ़ा है। भारत एक विशाल देश है और इसको 30 डिग्री के अंदर ख़त्म कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं एक एक डिग्री का क्या महत्व है, एक डिग्री में कितना फर्क हो सकता है। तो जब 23.5 डिग्री में कर्क रेखा आती है और ये कर्क रेखा भारत को बीचों बीच काटती है, तो अगर विषुवत रेखा बीचों बीच काटती है जिस तरह की ये अफ्रीका को काटती है, तो बिल्कुल ये दोनों समान होता। जो दक्षिणी भारत की स्थिति होती वही उत्तरी भारत की स्थिति होती, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कर्क रेखा भारत को बीचों बीच काट रही है। भारत का दक्षिणी भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी कि दक्षिणी भाग जो है ये विषुवत वृत्त के ज़्यादा पास है। तो यहाँ पर किरणें जिस प्रकार पड़ती है, दक्षिणी उत्तरी भारत में इस प्रकार किरणें नहीं पड़ती है। आप इसी तरह समझ लीजिए कि टोटल यहाँ से आप 0 डिग्री पर आप इसको शुरू करते हैं भारत को। यहाँ से आपने देखा है विषुवत वृत्त जहाँ पर है आपका, तो जिस प्रकार आपने देखा है कि विषुवत वृत्त कहाँ है, यहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि 23 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है, लेकिन 23 डिग्री ऊपर क्या इतना दूरी पे तो ये 23 डिग्री होगा नहीं। मैंने ये चीज़ कई वीडियो में आप लोगों को समझाया है। यहाँ से ये 23 डिग्री ऊपर होगा नहीं। ये जब भी होगा 23 डिग्री तो भारत का जो है, ये हमने इसको कई बार समझाया है, भारत की स्थिति विषुवत रेखा के ऊपर से शुरू होती है। क्योंकि ये बोर्ड यहाँ पर है तो मैं इसको आधा दूर में डिवाइड करके आपको समझाती हूँ, लेकिन आपको बस ये समझ लेना है कि भारत की स्थिति विषुवत रेखा के बिल्कुल ऊपर है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर है। मैंने आपको ये समझाया है 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर है। ये जो मैं बीचों बीच विषुवत रेखा डालती हूँ, ये बस आपको ये समझाने के लिए कि 0 डिग्री पर अगर विषुवत रेखा है तो इससे 23.5 डिग्री ऊपर आपका कर्क रेखा है। अगर डायरेक्ट हम यहाँ पर विषुवत रेखा लाते हैं तो बोर्ड में जगह भी नहीं है, लेकिन आप इसको समझिएगा कि विषुवत रेखा से भारत को कोई मतलब नहीं है। और विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को बीचों बीच 2 भागों में बांटती है। विषुवत रेखा से किरणें पड़ती है। थोड़ा सा अगर और कन्फ्यूजन आपको हो, क्योंकि हर वीडियो में हम बिल्कुल स्टार्टिंग रूप से नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि पीछे जो हमने बता दिया अगर उसी चीज़ को बार बार हर वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक बार पीछे का वीडियो देखिएगा। अब ये समझिए आप, ये है आपका विषुवत वृत्त। अब यहाँ से सूर्य उगनी शुरू हुई है, ये किरणें यहाँ पहुँच रही है, ये यहाँ पहुँच रही है केरल के तट पर, यहाँ आ रहा है ये चेन्नई, यहाँ है आपका मुंबई, यहाँ आपका आ गया गुजरात। इस तरह आप देख रहे हैं। अब आप यहाँ पर समझिएगा, यहाँ आपका कर्नाटक, यहाँ आपका आंध्र प्रदेश, तो यहाँ तक आते आते यहाँ आपका गुजरात है, यानी गुजरात भी आपका कर्क रेखा के नीचे ही है। यहाँ तक रोशनी इस तरह आई। अब आप अनुमान लगाइए कि ये जम्मू कश्मीर तक पहुँचते पहुँचते ये सूर्य की किरणें कितनी तिरछी हो जाएगी। बिल्कुल तिरछी हो जाएगी और तिरछी सूर्य की किरणें वहाँ पहुँच नहीं सकती है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में जिस समय ये बर्फ़ जमा होता है, ठंड से लोग कांपते हैं, उसी समय केरल में किसान खेती करते रहते हैं। तो इसीलिए जो मुंबई है, केरल है, चेन्नई है, इन सब में जो है तटीय प्रदेश में बेंगलुरु है, इस सब में अधिक ठंडे का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ पर लगभग सीधी दिशा में पड़ती है। इसको हमने समझा। अब हम क्या समझेंगे कि ये जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पहाड़ है। और आपने पिछले क्लास में देखा है कि ये जो हिमालय क्षेत्र है, इसी भारत में कई तरह के क्षेत्र हैं। आपके हिमालय क्षेत्र यहाँ है, मैदानी क्षेत्र यहाँ है, आपका स्थलीय भाग बीच में है, तटीय क्षेत्र यहाँ है आपका। तो हर चीज़ को यहाँ आपने समझ लिया है पिछले क्लास में। जिस तरह आपने देखा है यहाँ पर 6000 मीटर ऊंची पर्वत है, 6000 मीटर ऊंची पर्वत है यहाँ जम्मू कश्मीर के। ये पर्वत की मालाएँ ही है, शिवालिक पर्वत है दक्षिण में, ये सब हमने बता दिया है कि यहाँ पर उसमें रुकेंगे नहीं हम लोग। अब जो मध्य एशिया है, अब जबकि जम्मू कश्मीर यहाँ पर आपका भारत ख़त्म हो जाता है, 36 डिग्री उत्तर में आपका भारत ख़त्म हो जाता है और ये एशिया में भारत है और एशिया के दक्षिणी भाग में, तो एशिया का उत्तरी भाग तो और भी ऊपर होगा, 36 डिग्री से और भी ऊपर होगा। तो ये तय है कि एशिया में जो बर्फीली सर्द की हवाएं चलती है वहाँ सूर्य की रोशनी पहुँचेगी ही नहीं। तो वहाँ से जो बर्फीली हवाएं चलती है वो सीधा स्थल की तरफ आती है। ये पहाड़ों पर्वतों से जो बर्फीली हवाएं आती है यहाँ एशिया से चलती हुई सीधा आती है, भारत की तरफ बढ़ती है। आप अब समझिए कि ये हवाएं अगर भारत में आ जाती है तो क्या भारत की जलवायु इस तरह रहती है जिस तरह कहा जा रहा है कि भारत की जलवायु, विश्व की जितनी भी जलवायु है सारी जलवायु भारत में पाई जाती है। तो जब यहाँ से बर्फीली हवा चलती है तो फिर राजस्थान में इतनी गर्मी क्यों होती है, राजस्थान मरुस्थलीय भाग क्यों है? तो
तो इसको हम लोग समझेंगे। ये 600 मीटर पर्वत ऊंचा है और पर्वत के आगे जब हम लोग आते हैं तो ये जो मैदानी क्षेत्र है हमारा, मैदानी क्षेत्र यहाँ पर मैदानी क्षेत्र मेरा 30 से 150 मीटर ऊंचा है, 30 से 150 मीटर, जबकि ये 6000 मीटर ऊंचा है। क्योंकि आपने ये पढ़ा है भू आकृति जो है कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। अब यहाँ से जो जाड़े के ऋतु में बर्फीली हवाएं आती तो उधर से बहुत तेज़ी से है भारत में प्रवेश करने के लिए, लेकिन ये जो पर्वत है ये पर्वत उस हवा को रोक लेती है, बर्फीली हवा को रोक लेती है, जिससे कि इतना नीचे हवा आ नहीं पाती है। तो ये पर्वत हमारे लिए फ़ायदा पहुंचाता है। नहीं तो वो बर्फीली हवाएं अगर जिस तरह जाड़े ऋतु में भारत में प्रवेश कर जाए और यहीं पर हम लोग अभी हैं बिहार में जिस तरह की हम लोग हैं, तो क्या स्थिति होगी ये समझना है। तो ये तो जाड़े ऋतु में ये पहाड़ हवा रोक लेती है, और जब मानसूनी हवाएं बहती है, मानसूनी हवाएं उधर से तेज़ी से बहती है और इस पर्वत से टकरा कर, आपको ये पता है मैंने ये भी कई बार बताया है कि जैसे जल से स्थल की ओर हवा बहती है, घनत्व को हवा जो भारी होता है उसके संघनत्व को लेकर हवा बहती है, आती तो बहुत तेज़ी से है और ठंडी ठंडी हवा ही चले, अगर पहाड़ पर्वत से वो हवा ना टकराए तो बिल्कुल ठंडी ठंडी भीनी भीनी हवाएं चलती रहे। लेकिन जैसे ही वो हवाएं पर्वत से टकरा जाती है, बस वो जो बूंदें होती है जो दिखती नहीं है वो बारिश के रूप में बरस जाती है। तो एशिया से जब मानसूनी हवाएं चलती है तो इस पर्वत से टकरा कर और यहाँ भारत में वर्षा शुरू हो जाती है। अब समझना ये है कि वर्षा भी जो होता है वो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ बारिश हो रही है हर जगह, कई जगह आप अपने संबंधी से भी बात करते होंगे तो आपको ये पता है यहाँ बारिश हो रही है, वहाँ बारिश नहीं है, वहाँ अधिक धूप है। जिस तरह आपने समय के बारे में देखा था, किस तरह आपने यहाँ से यहाँ के समय के बारे में देखा था कि किस तरह 2 घंटे आगे पीछे सूर्योदय होता है, उसी प्रकार बारिश की भी कहानी है कि वर्षा, जैसे मान लीजिए यहाँ कलकत्ता है, कलकत्ता में अगर 165 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, ये आपको समझना है। क्योंकि कलकत्ता में अगर 165 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है तो कलकत्ता जब पटना आ पाइएगा तो यहाँ पर वर्षा का जो है जब वर्षा मापी से आप यहाँ मापा जाता है तो यही बारिश इतने ही तेज़ से हो रही है, लेकिन ये 135 सेंटीमीटर हो जाता है। यहाँ से जब आप आगे बढ़िएगा, यहाँ आपका कलकत्ता है, यहाँ आप पटना आते हैं, इलाहाबाद आते हैं तो यही बारिश आपका 100 सेंटीमीटर हो जाता है सेम समय में। और जब फिर यहाँ से आप दिल्ली जाते हैं तो यही बारिश दिल्ली में 67 सेंटीमीटर हो जाता है। इसका ये कारण है कि यहाँ कलकत्ता से बिल्कुल नज़दीक है आपका ये समुद्र, बंगाल की खाड़ी। तो समुद्र से जितनी दूरी होते जाएगी स्थान का, वर्षा उतना ही घटते जाएगा। अब देखिए आप कलकत्ता में वर्षा अधिक तेज़ी से था, इसको यहाँ से कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न निकल रहे हैं जो कि आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो समुद्र से जैसे जैसे स्थानों की दूरी घटती जाएगी, बारिश का जो है माप उसी तरह घटता जाएगा, बारिश की मात्रा घटती जाएगी। अब हम लोगों ने ये समझा। अब हम लोग समझेंगे कि ये जो हमने आपको शुरू में बताया था कि ये उत्तर से पूर्व की तरफ जो ये मानसून चलता है और ये दक्षिण से पश्चिम की तरफ जो मानसून चलता है, ये मानसून 6 महीने तक चलता है। बस ये ही 2 मानसून आपको, उत्तर पूर्व मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून, 2 ही मानसून आपको याद रखना है। और ये दोनों मानसून 6-6 महीना रहता है। एक को उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं, दूसरे को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। इसी मानसून के अंतर्गत जो जो राज्य आता है उसमें उसी प्रकार का परिवर्तन होता है। अगर दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से चल रही है तो आप समझ सकते हैं इसके अंतर्गत कितना राज्य आ रहा है, और अगर उत्तर से मानसून शुरू होकर पूरब में आती है तो इसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं कितना राज्य आता है। अब यहाँ पर हम विषुवत रेखा को समझ रहे हैं। विषुवत रेखा को, इसके नीचे से जब मानसूनी हवाएं आती है, अभी तक हमने बस 2 ही मानसून हवाएं पढ़ी, दक्षिण पश्चिम, इसको यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। ये हो गया दक्षिण पश्चिम और ये हो गया हमारा उत्तर और पूर्व। लेकिन जब समुद्र से विषुवत रेखा की तरफ मानसून हवाएं चलती है, आती है, जब जैसे ऊपर आती है तो ये अपने दाहिने तरफ मुड़ जाती है किसी बल के कारण। फिजिक्स में कई तरह के बल को पढ़ा है, इसमें भी यही है कि आपका फेरेल के नियम के अनुसार जो है ये थोड़ा सा दाहिनी तरफ मुड़ती है और 1 जून को ये मानसून हवाएं आ जाती है केरल के तट पर। अब देखिए ये दक्षिण दिशा से आ रही है, अभी तक हमने बस दक्षिण पश्चिम पढ़ा था, उत्तर पूर्व, लेकिन ये केरल के तट पर 1 जून को आती है और इतनी ही तेज़ी से ये मुंबई आती है और 13 से 15 जून तक ये कलकत्ता पहुंच जाती है। ये मानसून 1 जून को यहाँ प्रवेश करती है, 13 से 15 जून तक में कलकत्ता पहुंच जाती है। तो आप समझ सकते हैं एक छोर से दूसरे छोर पर ये मानसून पहुंचने में 15 दिन का समय लगता है, जिससे कि पूरे भारत में ये मानसून फैल जाता है। अब हम समझेंगे
अब ये मानसून यहाँ आया। अब ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये मानसून इधर से आ रही है। जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते जा रही है, जहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून जगह खाली करती है उस जगह को तुरंत ये उत्तर पूर्वी मानसून जो है उसको तुरंत भर लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून अगर यहाँ पहुँचती है, फिर उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ आ जाती है। और उत्तर पूर्व मानसून का जो काल है ये नवंबर से मार्च तक अधिक प्रभावी होता है। उसके बाद धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम मानसून का जो है गति कम हो जाती है और ये 1 सितंबर को राजस्थान पहुंचती है, 1 सितंबर को। और यहाँ से ये 15 सितंबर तक चंडीगढ़, दिल्ली। अभी आप देखिए कि ये जो दक्षिणी इधर से जो मानसून आया, दक्षिण पूर्वी मानसून, क्योंकि ये दक्षिण दिशा में आया, पूर्व की तरफ मुड़ा था, तो ये देखिए 15 दिन के अंदर एक छोर से एक छोर आ गया। लेकिन यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून की गति स्लो हो गई है। तो राजस्थान से चंडीगढ़, दिल्ली पहुँचने में 15 दिन का समय ले लिया दक्षिण पश्चिम मानसून ने। और 15 दिन में फिर वापस आके ये यहाँ से वापस आके राजस्थान से यहाँ से मुंबई, भोपाल, लखनऊ, यहाँ से आते हुए ये लौट जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये मानसून 1 अक्टूबर तक यहाँ लौट जाती है और 10 अक्टूबर तक ये उत्तरी भारत को छोड़ देता है। उत्तरी भारत ये ऊपर हो गया आपका, उत्तरी भारत को छोड़कर धीरे धीरे दक्षिणी भारत में ये मानसून प्रवेश करता है। और 15 नवंबर तक ये जो मानसून है पूरे भारत को छोड़ देता है, जिसे कि हम लोग लौटती मानसून कहते हैं। तो मानसून यही हुआ, बस 2 ही तरह का, इसी से यही है मानसून हमारा। बस 2 चीज़ याद रखना है कि जब समुद्र से हवाएं जल से थल की तरफ बढ़ती है तो ग्रीष्म ऋतु में, और जाड़े की ऋतु में वो चीज़ लौट जाती है। दूसरा चीज़ हमें क्या ध्यान में रखना है कि समुद्र का जो जल है वो बहुत ही देरी से गर्म होता है और बहुत ही देरी से ठंडा होता है। आपको समझना क्या है, जो राज्य तट पर है, तट के किनारे है, मान लीजिए यहाँ मुंबई है, आपका यहाँ गोवा है, समुद्र का जल, अब यहाँ विषुवत वृत्त है, यहाँ से समुद्र का जल आप जान रहे हैं, यहाँ चारों तरफ आपका समुद्र है, ये भारत के दक्षिणी भाग में, यहाँ पर सीधा सूर्य की रोशनी पड़ी है। अब रात भर कम पड़ जाता है इस जल को ठंडा होने में, तो ये चूँकि जल गर्म है और इधर से हवाएं चलती रहती है, तो यहाँ ठंड आएगी नहीं, इसीलिए यहाँ पर ठंड आती नहीं है। और जब तक ये नॉर्मल होगी, जब तक धीरे धीरे ठंड होगी, यानी कि एक दिन अगर ये पूरा जल गर्म हो गया तो पूरा रात भर में ये ठंडा नहीं हो पाया, और ये ठंडा होता, पूरा ठंडी लाने लायक ठंडा होता। ठंडी तो इसी से होती है, जलवायु में परिवर्तन, समुद्र की तरफ से हवा चलती है, ये हवा चल रही है तो उतना ठंडा लग नहीं रहा है, क्योंकि ये जल अभी तक पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। जब ये आखिरी कगार पर पहुंच जाती है, कब ये ठंडा होगा, फिर से दूसरा दिन शुरू हो जाता है और उसको गर्म कर देता है। तो यही कारण है कि समुद्र का जल ठंडा भी देर से होता है और गर्म भी देर से होता है, क्योंकि दिन भर सीधा विषुवत वृत्त से जो सूर्य का प्रकाश होता है, इंसोलेशन जो होता है, सूर्य का ताप, ये जल को पूरा गरमाए रखता है, जो कि एक रात कम पड़ जाता है इसे ठंडा करने के लिए। तो ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि जानना जरूरी है जलवायु से जुड़ी हुई, कि किस प्रकार भारत की जलवायु चेंज होती है। अब कुछ प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है, तो जून से सितंबर तक है। ये सब तो आपको प्रश्न उत्तर में ही याद करना पड़ेगा, लेकिन ये समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है कि मानसून है क्या, भारत की स्थिति अगर आप समझ रहे हैं कहाँ है और कैसे थल से स्थल की तरफ, जल से थल की तरफ पवन आती है। और पवन तो सिर्फ पवन आती है, लेकिन जब वो पहाड़ों से टकरा जाती है तो अधिक से अधिक वर्षा होती है। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ अगर बारिश हो रही है तो यहाँ भी बारिश होगी। इधर तो आप देख रहे हैं दक्षिणी हिस्से में अधिक से अधिक पठार है, यहाँ अरावली पर्वत है, तो इधर कम बारिश होती है, क्योंकि बारिश पहाड़ से टकराएगी समुद्र की पवनें, तब बारिश होने की अधिक संभावना होती है, ये आपको पता है। अब आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ समझना है, इसको समझ लीजिएगा तो आपका पूरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका आता है वर्षा के प्रकार, तो उसको भी मैं प्रयास करूंगी बोर्ड पर समझाने का, क्योंकि एक क्लास में करूंगी तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वर्षा के प्रकार या तो मैं नोट्स में उसको समझाऊंगी या फिर बोर्ड पर। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है इस अध्याय में, ये आपको समझना पड़ेगा, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, उसको आपको बिल्कुल पूरी तरह से याद कर लेना है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसको जो है आपको याद रखना है एक शॉर्टकट तरीके से। लैंडफॉर्म, LAND, लैंड, FORM, फॉर्म, लैंडफॉर्म। अब आपको क्या करना है, एक एक करके इसका मतलब आपको समझ लेना है। L4 क्या होता है, A4 क्या होता है, आपकी ये बुक में दिया हुआ है, लेकिन चूंकि हमें समझाना है तो L4 आपका लैटिट्यूड हो गया, A4 आपका एल्टीट्यूड हो गया, 4 नियरनेस फ्रॉम सी हो गया,
यानी समुद्र से नज़दीक हो गया आपका, ये हो गया अक्षांश, अक्षांश ये हो गया आपका ऊंचाई, ये हो गया आपका समुद्र से निकटता, आपका बचा डी। D4 हो गया डायरेक्शन ऑफ वाइंड, आपके बुक में है लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ। डायरेक्शन ऑफ वाइंड यानी कि हवा की दिशा, हवा की दिशा या पवन की दिशा, जिस तरह आप दिशा समझ रहे हैं, जल से थल की ओर, थल से जल की ओर। ये हो गया। F4 आपका हो गया फॉरेस्ट यानी वन, वन जो वर्षा को प्रभावित करता है, तो F4 आपका हो गया फॉरेस्ट। O4 हो गया आपका ओशियन करंट, समुद्री जलधारा, ओशियन करंट। R4 आप फॉर्म्स होगा यहाँ पर। R4 आपका रेनफॉल हो गया यानी कि वर्षा हो गया। M4 आपका माउंटेन हो गया यानी कि पर्वत हो गया। ये सभी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और S4 आपका सॉइल हो गया यानी कि मिट्टी हो गया। इसको आपको याद करना है कि जलवायु को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो जब आप सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे, 8 की हिस्ट्री को पढ़े होंगे, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, मुझे क्लास 8 का NCERT का हिस्ट्री पढ़ने में इतना आनंद आया। उसमें जिस तरह आप देखते हैं कि ये आपका विषुवत वृत्त है, फिर मैं यहीं से आपको समझा रही थी विषुवत वृत्त, ये विषुवत वृत्त है। या फिर यहाँ आप समझिए ये जो कर्क रेखा है, भारत का जो भाग है, जहाँ पे आपका जहाँ से आपका उष्णकटिबंधीय है, वहाँ पर आपका अलग प्रकार का वन वनस्पति पाया जाता है। तो क्या कारण है? ये जलवायु का ही कारण है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये अक्षांश यानी कि अक्षांश जो है 23 डिग्री, अक्षांश से दूरी के कारण भारत की जलवायु अलग अलग है। पूरे भारत राज्य में पूरे भारत देश में केरल भी भारत का ही राज्य है और कलकत्ता भी भारत का ही राज्य है, बिहार भी भारत का ही राज्य है। फिर भी बिहार और केरल के जलवायु में परिवर्तन है। क्यों? ये अक्षांश के कारण, क्योंकि अक्षांश के नज़दीक हमारा केरल आ रहा है, अक्षांश के नज़दीक हमारा चेन्नई आ रहा है, अक्षांश के नज़दीक हमारा मुंबई गोवा आ रहा है और अक्षांश से दूरी पर हमारा बिहार है, अक्षांश से दूरी पर हमारा दिल्ली है, अक्षांश से दूरी पर हमारा जम्मू कश्मीर है। एक कारण हो गया ये अक्षांश। दूसरा जो आपका ये है एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, इसको एक लाइन में समझिएगा क्योंकि ये भी आपको ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जा सकता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। तापमान, ताप कहाँ से आता है? इस पूरे विश्व में ताप एक सूर्य से आता है। तो जब ऊंचाई बढ़ रहा है, स्वाभाविक है ये जो ताप है, सूर्य से निकलने वाली गर्मी, ये कम होते जाएगी, क्योंकि यहाँ तो सीधा इसका प्रभाव होगा, लेकिन ज्यों-ज्यों ऊंचाई बढ़ते जाएगी, इस ताप का जो मान है ये घटते जाएगा। आप ये जानते हैं। वायु का दाब भी ऊंचे उठने पर, वायु का जो प्रेशर है, आप जब ऊपर जाते हैं, आपने ये भी पिछले वीडियो में पढ़ा है, पर्वतारोही ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, तो ताप का मान होता है, वायु का दाब होता है यानी कि प्रेशर होता है। तो ऊंचाई पर जाने पर वायु का भी दाब घटते जाता है, क्योंकि वायु हमें वृक्ष से प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं और पेड़ पौधे भी हमारे साथ ऊपर उड़ रहे हैं तो हमें वहाँ ऑक्सीजन सही मात्रा में मिल रहा है। तो ऊंचाई पर पहुंचने पर वायु का दाब भी घटता है और ये जो तापमान है ये भी ऊंचाई के कारण घटते जाता है। तो जलवायु का परिवर्तन, आपने ये अक्षांश भी समझा, आपने ये ऊंचाई भी समझी। समुद्र से निकटता, समुद्र के निकटता के कारण आपने समझा कि जो तटीय प्रदेश है, जो तट का प्रदेश है, वहाँ जाड़े और गर्मी के दिन में कोई विशेष फर्क होता ही नहीं है, क्योंकि इसका कारण हमने समझा कि जल जो है देरी से ठंडा भी होता है, देरी से गर्म भी होता है। यही कारण है कि तटीय प्रदेश में जाड़े और गर्मी के ऋतु में कोई फर्क नहीं होता है। यहाँ हमने समझा कि जो राज्य समुद्र से नज़दीक है वहाँ जो वर्षा अधिक मात्रा में होती है, समुद्र से राज्य की दूरी बढ़ती जाती है तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो समुद्र से निकटता के कारण भी जलवायु, अब आप समझ सकते हैं जहाँ अधिक बारिश हो रही है वहाँ की मिट्टी की उर्वरक क्षमता, इसमें कितना फर्क होगा। और जहाँ बिल्कुल राजस्थान में सुखाड़ पड़ा रहता है वहाँ सिर्फ रेत ही रेत है, बालू ही बालू है। तो ये समुद्र की निकटता भी जलवायु को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद आपका आ जाता है डायरेक्शन ऑफ वाइंड, यानी कि आपने पवन की दिशा को देख, तो ये जो डायरेक्शन ऑफ वाइंड है, पवन की जो दिशा है, जब पवन स्थल भाग से समुद्र की तरफ आएगी, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब पवन स्थल की तरफ से समुद्र, जैसे ये मान लीजिए उत्तरी पूर्वी आपने पवन देखा, अगर ये स्थल भाग से समुद्र की तरफ आ रही है तो वो बारिश नहीं होगी। पवन अगर इस तरह से बह रही है तो बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन अगर वो पवन
समुद्र भाग से स्थल की ओर आ रही है तो बारिश होगी, क्योंकि अपने साथ वो बारिश की बूंदों को लेकर आती है जो कि हमें दिखता नहीं है, लेकिन वही पवन जब पहाड़ से टकरा जाती है तो फिर वो बारिश का रूप ले लेती है। तो स्थल से जल की तरफ लौटते समय कोई बारिश नहीं होती है जब पवन लौटती है, और जब जल से स्थल की तरफ लौटती है तो बारिश होती है। तो हमने D4 ये डायरेक्शन ऑफ वाइंड भी समझ लिया। अब है F फॉरेस्ट। तो वन भी जलवायु का एक कारण है। जिस क्षेत्र में आपको अधिक वन, जैसे कि आपने सुंदरबन पढ़ा है ज्योग्राफी में ही, सुंदरबन में क्या होता है कि वो हमेशा हरा भरा रहता है। वो उसमें जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो पूरे साल के अलग अलग ऋतुओं में अपने पत्ते गिराते हैं। यानी कि अगर 1 महीने तक इस पेड़ का पत्ता गिरा तो बाकी सारे पेड़ में पत्ते रहेंगे। एक ही पेड़ पतझड़ होगा तो वो वन तो हमारा हरा भरा है। जैसे ही दूसरे वृक्ष का पत्ता गिराने का समय आया, पहले जिस वृक्ष ने पत्ता गिराया था उसमें फिर से पत्ते आ गए, तो वो वृक्ष वैसे भी हरा भरा है। तो यहाँ पर क्या है आपका वन में, तो जिस क्षेत्र में अधिक वन पाए जाते हैं वहाँ की जलवायु में भी परिवर्तन होता है। ज़मीन पर जो है धूप की रोशनी उतनी तेज़ नहीं आती है। अधिक से अधिक जो है क्लॉडी वेदर बना रहता है, बिल्कुल बादल छाया हुआ रहता है, और वो वन जो है वहाँ बारिश की भी संभावना होती है। तो वहाँ का जलवायु बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि मिट्टी भी तो जलवायु का मिट्टी से भी तो जलवायु का पता चलता है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ मिट्टी उठाकर छूने से पता चल जाता है। कितना लगातार उस ज़मीन पर बारिश हो रही है, कितना लगातार उस ज़मीन पर लगातार राजस्थान में बारिश ही नहीं होती है। मरुस्थल है तो जेरूशलम में जिस तरह आपने ये पढ़ा है तो वहाँ रेत ही रेत है, कोई मिट्टी कोई पानी नहीं है, रेत ही रेत है, बालू का टीला है। तो ये आपने समझा कि वन किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करती है। उसके बाद आपका ये रेनफॉल हो गया, वर्षा, जो कि वन से ही जुड़ा हुआ भी हमने आपको समझाया। फिर आपका ये पर्वत हो गया। पर्वत नहीं होगा, जिस क्षेत्र में पर्वत होगा उस क्षेत्र में ही हवा से टकराकर उधर बारिश होगी। और फिर आपका मिट्टी हो गया आखिरकार, जो कि जलवायु को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो ये आपने समझा मौसम और जलवायु दोनों में क्या फ़र्क है। पूरे क्लास को आपने शुरू से अभी तक समझ लिया है, तो आपने बहुत बड़ा चीज़ क्लियर कर लिया है। अब आप ये चाह कर भी नहीं भूल सकते हैं। आपको इससे बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। कितने सालों के विस्तृत अध्ययन के बाद जलवायु, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का जलवायु तय किया जाता है। तो आपके बुक में लगभग 30 वर्षों के अध्ययन के बाद मौसम और जलवायु में क्या फ़र्क है, क्या जलवायु अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। अगर सिर्फ अस्थायी और अस्थायी दे दे तो आपको अस्थायी में टिक करना है, लगभग अस्थायी दे दे तो आपको लगभग टिक करना है, क्योंकि 30 साल का अध्ययन ही है। ऐसा नहीं है कुछ क्षेत्र का जलवायु लगातार उसी तरह रह जाता है। तो आपको ये उत्तरी पूर्वी पवन कितने समय तक चलती है, 6 महीने तक है। दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी पवन कितने समय तक चलती है। समुद्र से दूरी के कारण वर्षा की मात्रा घटती है या बढ़ती है, या फिर जो राज्य समुद्र से सटा हुआ है वहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है या कम होती है। तो नाना प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब आप समझिए, ये जो आपने 30 मिनट में या जितना भी समय आपको ये समझने में लगा, अगर आपने इसमें अपना दिमाग लगा दिया तो क्या इसका प्रश्न और उत्तर आपके लिए भारी होगा? बिल्कुल भारी नहीं होगा। तो अब हम जो अगला देखेंगे इसका नोट्स, जलवायु का प्रश्न उत्तर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वर्षा के प्रकार हैं, उसे भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं हम उसको बोर्ड में समझाते हैं या फिर नोट्स में समझाते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपको समझ में कितना आया, क्या आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।